नमस्कार साथियों। हम एमबीपीएससी के जो प्री टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके प्री टेस्ट 3 का डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। ये प्री टेस्ट 3 जो आपका था वो मध्य प्रदेश के भूगोल वाले टॉपिक से आपका टेस्ट बनाया गया था। इस टेस्ट में हम इसके बिंदुओं को देखने और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या बातें यहाँ पे बोली गई है। पहले प्रश्न को देखते हैं। पहले प्रश्न में पूछा गया है, पहले प्रश्नों को सबसे पहले पढ़ने से पहले आपको देखना होता है कि उसके अंतर्गत क्या चीज़ें पूछी गई है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया पहले प्रश्न के अंतर्गत कि जो कर्क रेखा है और मानक रेखा है, उसमें से दोनों मध्य प्रदेश के मध्य भाग से गुजरती है। प्रश्न को हमको समझना है। प्रश्न पूछा सत्य कथन बताइए। तो पहले बोला कर्क रेखा और मानक रेखा। नीचे भी प्रश्नों को हमने देखा तो ज़्यादातर चर्चा कर्क और मानक रेखा के संदर्भ में हो रही है। तो पहले कर्क रेखा और मानक रेखा को समझ लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि भाई कर्क रेखा जो होती है वो पृथ्वी को जो अगर हम पृथ्वी के बीच से बाहर देखें तो भूमध्य रेखा होती है। भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 23.5 डिग्री पे दो रेखाएं होती है ना। ये 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ जो रेखा होती है उसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ जो रेखा होती है उसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा को हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया। तो कर्क रेखा और मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण से जाती है। अब मध्य प्रदेश का अगर हम अक्षांशीय विस्तार देखें तो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 21.6 से 21 डिग्री 6 से लेके 26 डिग्री 30 के मध्य है। तो इससे क्या बात समझ में आई कि भाई जो 23.5 डिग्री है वो मध्य भाग से गुजरेगा, क्योंकि 21 और 23 के बीच में 23.5 डिग्री आ रहा है। तो पहली बात तो सही हुई कि भाई पहली बात हमने क्या समझा कि जो कर्क रेखा है वो हमारे मध्य प्रदेश के मध्य भाग से गुजरेगी। दूसरी बात यहाँ पे अगर अपन देखना चाहें, दूसरी बात हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो आपका मानक समय रेखा होती है, किसी भी देश की मानक समय रेखा वह रेखा होती है जिससे उस देश के समय का निर्धारण किया जाता है। भारत के मध्य भाग से गुजरने के कारण मानक समय रेखा जो रखी गई है वो भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक समय रेखा माना गया है। 82.3 डिग्री को मानक समय रेखा माना गया है। अब इसमें हम क्या देखते हैं, अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि भारत में जो है अक्षांशीय विस्तार कितना है 74। मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 74.9 से लेके 82.48 तक जाता है। अतः ये बात हमको समझ में आ रही है कि 82.3 ये मध्य प्रदेश के अपेक्षाकृत पूर्वी हिस्से में मध्य प्रदेश वाला जो एरिया है वो मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से से होकर गुजरेगा। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर हमने क्या देखने का प्रयास किया कि जो आपकी कर्क रेखा थी ये मध्य प्रदेश के मध्य भाग से गुजर रही, जबकि मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग से गुजर रही है। जबकि अन्य कथनों में हम देखें तो अन्य कथनों के अंतर्गत हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही थी। अन्य कथन हमसे बोल रहे थे कि ये दोनों ही मध्य भाग से गुजरेगी, जिसमें मानक समय रेखा के संदर्भ में ये कथन गलत हो गया। कर्क रेखा मध्य भाग से और मानक समय रेखा पूर्वी भाग से, ये कथन आपका सही होता है। कर्क रेखा को यहाँ पे पूर्वी हिस्से से और मानक रेखा को मध्य भाग से बताया गया, तो ये दोनों कथन भी गलत होता। और यहाँ पे कर्क रेखा को मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से से बताया गया, ये कथन गलत होता और दूसरा कथन यहाँ पे सही होता। चूंकि दोनों ही सत्यता जो नजर आ रही वो ऑप्शन बी में नजर आ रही है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी को सही तरीके से मानते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन के रूप में हम देख पा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा पहला हिस्सा हुआ। अब इसके बाद हम जो देखेंगे वो था दूसरा कथन कि मध्य प्रदेश में नीमच और मध्य प्रदेश के संदर्भ में गलत कथन बताइए। यहाँ पे आपको क्या बताना था कि गलत कथन बताया है, आपको बताना है। प्रश्न के अंदर थोड़ी सी त्रुटि हमें देखने को मिली है। यहाँ पे गलत कथन जो है वो गलत कथन ना होके सही कथन सही ऑप्शन था। देखते हैं कैसे, क्योंकि यहाँ पे बोला कि नीमच और शहडोल लगभग एक ही अक्षांश से है। किसी भी राज्य की किसी भी क्षेत्र की अक्षांशीय स्थिति को हमको देखना है तो उस अक्षांशीय स्थिति में हम देख सकते हैं कि कर्क रेखा या जो रेखा है उसके आसपास के जिले। तो हम कर्क रेखा के, आप सभी को पता होगा कर्क रेखा पर टोटल मध्य प्रदेश में 14 जिले हैं। उन जिलों में से एक जो जिला है वो शहडोल है, मतलब शहडोल मोटे तौर पर कर्क रेखा के आसपास स्थित जिला है। जबकि नीमच जो है मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में उत्तर के हिस्से में स्थित है। इसलिए यहाँ पे ये कथन जो होता है वो गलत होता है कि भाई लगभग एक ही अक्षांश पे शहडोल तो कर्क रेखा पे, परंतु नीमच उस कैटेगरी में फिट नहीं हो पा रहा है। दमोह और ग्वालियर, अगर हम देखेंगे दमोह तो ग्वालियर को देखते हैं तो ग्वालियर मध्य प्रदेश के उत्तर में, उत्तर वाला जो टिप है, उत्तर वाला जो एक प्रकार से ऊपरी हिस्सा बनता है उसमें स्थित है, जबकि दमोह अपेक्षाकृत पूरब की तरफ स्थित है। तो ये वाला कथन भी आपका क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तीसरा कि मध्य प्रदेश में दूरस्थ बिंदु जो एक
दूसरे से दूरस्थ बिंदु है वो कौन सा है, अलीराजपुर और सिंगरौली। तो हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जो हिस्सा है वो सिंगरौली और मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी हिस्सा है वो है अलीराजपुर। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 870 किलोमीटर के आसपास है। तो ये बात तो एकदम सही नज़र आती है, तीसरा ऑप्शन सही नज़र आ रहा है। जबकि यहाँ पे नीचे बोला गया कि मध्य प्रदेश में बुरहानपुर और मुरैना है ना, बुरहानपुर और मुरैना, मुरैना मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है और बुरहानपुर मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है ना, उत्तरी और दक्षिणी जिला है, परंतु इन दोनों के बीच में दूरी जो है वो 605 किलोमीटर है। तो अब इस तथ्य के आधार पर हम देखें तो यहाँ पे ये भी होता है, क्योंकि इसने मध्य प्रदेश का दूरस्थ बिंदु बताया तो ये गलत बात यहाँ पे सिद्ध हो जाती है। तो हमारा सही कथन जो आता है वो कौन सा आता है, सही कथन जो आता है वो आपका सी वाला कथन सही आता है। लेकिन ये प्रश्न के अंदर है ना, प्रश्न के अंदर एक छोटी सी एरर हुई है जिसमें गलत कथन पूछ लिया गया। इस प्रश्न को आप सही कथन के रूप में देखेंगे तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। इस ऑप्शन को सही करके आपको दे दिया जाएगा। तो हमने क्या देखा, दूसरे ऑप्शन का सही कथन जो निकला, सही विकल्प जो निकला वो आपका सी विकल्प यहाँ पे हमको निकल के आता है। अब हमारा अगली बात यहाँ पे निकल के आया कि बुंदेलखंड पठार के समय है ना, बुंदेलखंड पठार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। बुंदेलखंड पठार मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण भौगोलिक हिस्सा है। मध्य प्रदेश को 7 हिस्सों में भौगोलिक तरीके से हम विभाजित करते हैं। मध्य प्रदेश को 7 हिस्सों में हम भौगोलिक तरीके से विभाजित करते हैं। उन 7 हिस्सों में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमें बुंदेलखंड नज़र आता है, जिसका एरिया, बुंदेलखंड जो राज्य है वो मध्य प्रदेश के अलावा हम देखें तो ये उत्तर प्रदेश में भी विस्तृत है। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में, अगर मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से में और मध्य प्रदेश के अलावा ये जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये जो लोकेशन मैं आपको बता पा रहा हूँ अभी, ये बुंदेलखंड वाली है। और बुंदेलखंड में टोटल 54,000 के आसपास, 54,500 वर्ग किलोमीटर के आसपास बुंदेलखंड का टोटल एरिया माना जाता है, जिसमें से लगभग 23,700 अर्थात 24,000 के आसपास आएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। तो अब बोला कि भाई ये जो बुंदेलखंड है ना, बुंदेलखंड है जो मध्य प्रदेश का कुल हिस्से का 10.7% है। ये बात थोड़ी सी गलत होती है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के कुल हिस्से का 7.7% आता है। 7.7% आता है। तो पहली बात तो यहाँ पे सही हुई, पहली बात यहाँ पे पहला कथन गलत होगा। दूसरी बात कि बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है। हाँ, ये कथन यहाँ पे सही होता है कि बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है। ये 1172 मीटर ऊंची है, 1172 मीटर ऊंची के आसपास माना जाता है। बुंदेलखंड के पठारों का निर्माण आग्नेय और कायंतिक चट्टानों से हुआ, ये बात भी सही नजर आती है। और यहाँ पे सेल और नीस के निक्षेप पाए जाते हैं। तो ये सारे ही कथन सही है, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो हमारा सही ऑप्शन जो आता है, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही तरीके से आता है। एक ही क्वेश्चन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट देने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर जो निकल के आया वो सही उत्तर आपका सी निकल के आया है। अब हमारा अगला जो आता है वो क्या होता है, यहाँ पे कुछ चीज़ों को पूछा गया कि भाई कुछ जोड़ी को सुमेलित करना था कि इस जोड़ी में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो पहली बात बोली गई कि पहला बांस केंद्र है ना, पहला बांस केंद्र जो है वो नवलखा इंदौर में स्थापित किया गया है। तो पहला बांस केंद्र को हम इंदौर के साथ सुमेलित करेंगे। फिर आपको बोला कि रंगीन मछली केंद्र, तो रंगीन मछली केंद्र कुछ समय पहले खंडवा में स्थापित किया गया। रेशम मंडी मध्य प्रदेश की जो है वो होशंगाबाद में है। और उसके साथ ही साथ जैव विविधता बोर्ड जो स्थित है वो जैव विविधता बोर्ड आपके भोपाल में स्थित है। तो यहाँ पे सही जो ऑप्शन आता है वो आपका 2, 4, 3, 1 इसका सही विकल्प हमारे सामने आता है। ये सीधे सीधे सिंगल क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब अगला प्रश्न था वन स्थिति रिपोर्ट 2017 की अपेक्षा 2019 में किस जिलों में वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई। ये पूछ रहे हैं कि वन आवरण जो थे उन वन आवरणों में कहाँ पे वृद्धि हुई। तो देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पे जारी की जाती है। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 रिसोर्ट सेट उपग्रह के साथ जारी की गई थी। साथ ही साथ इसमें देश का जो वन क्षेत्रफल बताया गया था वो 24.2456 के आसपास देश का वन क्षेत्रफल बताया गया। मध्य प्रदेश में भी इसके संदर्भ में इसने बोला, मध्य प्रदेश में बोला था कि देश का सबसे बड़ा वनी आवरण जो है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो वन आवरण है और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन आवरण वाले क्षेत्र भी यहाँ पे निर्धारित किए गए थे कि मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा और सीधी में सर्वाधिक वन आवरण है। मध्य प्रदेश में हम देखें तो क्या बताया कि मध्य प्रदेश में बालाघाट, उसके बाद छिंदवाड़ा, बालाघाट, छिंदवाड़ा और आपका सिवनी में सर्वाधिक वन आवरण बताए, है ना। यहाँ पे क्या बताया कि वन आवरण सर्वाधिक है, लेकिन प्रश्न हमारा इससे संबंधित नहीं था। ये एडिशनल पॉइंट हम देख रहे हैं कि बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा में वन आवरण सर्वाधिक है।
सबसे कम वन आवरण हमारे जो बताया वो उज्जैन है ना, सबसे कम आवरण वन आवरण जो बताया वो उज्जैन, उसके बाद शाहजहाँपुर, उज्जैन शाहजहाँपुर, और उसके बाद रतलाम। उज्जैन शाहजहाँपुर रतलाम में सबसे कम वन आवरण के रूप में हम देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या आया प्रश्न, जो हमारा डिमांड कर रहा था कि सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई, तो सर्वाधिक वन आवरण सबसे कम वन आवरण तो हमने देख लिया। अब हमको इसमें देखना था कि सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे बताई गई। तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक वृद्धि बताई गई थी, उन्होंने बताया कि जो 4 जिले जहाँ पे पन्ना, खंडवा, शहडोल, सीधी में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई। तो हमारा सही विकल्प यहाँ पे जो आता है वो आपका सी विकल्प सही आता है कि पन्ना, खंडवा, शहडोल, सीधी जिलों में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली। अब अगला प्रश्न आपको बोला गया था कि भाई मध्य प्रदेश का लखनऊ सिवनी को क्यों कहा जाता है। मध्य प्रदेश का लखनऊ सिवनी के उपनाम है, जिसको हम जानते हैं। सिवनी मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित एक जिला है ना। यह मध्य प्रदेश में इरी रेशम का उत्पादन जो होता है, इस हिस्से में इरी रेशम होता है। अपेक्षाकृत रेशम मध्य प्रदेश के दक्षिण हिस्से में ही ज़्यादा होता है। उनमें से भी सिवनी को इरी रेशम के उत्पादन के कारण हम मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं। अब आपका प्रश्न आता है देवगढ़ क्या है। तो देवगढ़ एक स्थान है। सबसे पहले तो ये देवगढ़ स्थान जो आता है, इसका जिला जो है ना, ये झांसी जिले के अंतर्गत आता है। झांसी जिले के अंतर्गत इस जिले को रखा गया। ललितपुर, लेकिन इसकी निकटता जो है वो ललितपुर से केवल 33 किलोमीटर स्थित है। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है ना। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा माना जाता है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा माना जाता है। विंध्याचल श्रृंखला का एक हिस्सा है, उत्तर प्रदेश में है। और ये जो है मध्य प्रदेश से एक प्रभावित होने वाली नदी है, जिसका नाम है बेतवा। बेतवा के आइसलैंड की उपाधि इसको मिलती है। बेतवा के आइसलैंड की उपाधि हम इसको देखते हैं। और इसका पुराना नाम जो था वो लुआक्छागिरी के नाम से हम जानते हैं। इसका पुराना नाम जो हम जानते हैं वो लुआक्छागिरी के नाम से जानते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण वो स्थान है जो जिसका नाम है बेतवा का आइसलैंड, और लुआक्छागिरी पर्वत के नाम से हम इसको जानते थे। तो सही विकल्प यहाँ पे जो होता है वो हमारा ए विकल्प यहाँ पे सही होता है। अगला, मध्य प्रदेश में विकास को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और उसी प्रयास में मध्य प्रदेश में क्या किया गया है कि मध्य प्रदेश में कई सारे एक्सप्रेस वे का संकल्पना, जैसे चंबल एक्सप्रेस वे है, नर्मदा एक्सप्रेस वे की संकल्पना लाई जा रही है। इसी क्रम में नर्मदा एक्सप्रेस वे के संदर्भ में यहाँ पे पूछा गया है कि भाई नर्मदा एक्सप्रेस वे देश का सबसे बड़ा 8 लेन का एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। ये एक्चुअल में प्रदेश का 8 लेन का एक्सप्रेस वे नहीं है। यहाँ पे ये थोड़ी सी गलती दी गई है, बात कथन गलत बोला गया है। ये 6 लेन का एक्सप्रेस वे के रूप में इसका प्रस्ताव रखा गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो पहला कथन आपका गलत हो जाता है। इसकी लंबाई 1265 किलोमीटर है, ये बात आपकी सही है। और ये मध्य प्रदेश के पूरे मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के समानांतर बनने वाला रोड है, जो पूर्व की तरफ तो छत्तीसगढ़ को, पश्चिम की तरफ गुजरात को जोड़ेगा। तो हमारा सही कथन जो होता है वो आपका बी कथन यहाँ पे सही होता है। तो हमारा सही कथन बी निकलता है। अब क्या बोला, अगला प्रश्न है जिसमें बोला कि भाई मैग्नीज उत्पादन मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, ये बात एकदम सही बोली गई है। मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में स्थित मलाजखंड खदान एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान है। ये बात यहाँ पे थोड़ी सी गलत बोली गई है कि मलाटखंड जो है वो मैग्नीज से संबंध नहीं रखती। मलाटखंड खदान का संबंध तांबे से, मलाटखंड खदान का संबंध तांबे से है। मध्य प्रदेश में जो मैग्नीज जो निकलता है, मैग्नीज की जो खदान है, वो उस खदान को हम भरवेली खदान के नाम से जानते हैं। वो खदान जो है वो भरवेली खदान है, जो एशिया की सबसे बड़ी खदान है। तो यहाँ पे नाम में आपको परिवर्तन करके कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया था, है ना। आपका ये कथन गलत हो जाता है, क्योंकि भरवेली एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान के रूप में हम जानते हैं। प्रदेश में अगर हम देखें तो मैग्नीज अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, रूस को निर्यात किया जाता है। तो इस प्रकार आपका पहला और तीसरा जो ऑप्शन था वो सही होता है। पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ। तो हमारा सही विकल्प जो निकल के आता है वो सी विकल्प यहाँ पे निकल के आता है। अगली बात यहाँ से बोली गई कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात, बात सही है, बालाघाट पे है। लेकिन बालाघाट पे जो लिंगानुपात अभी 2011 की जनगणना के अनुसार चलता है और वो 2021 के आसपास 1021 के आसपास है। तो ये पहला ही ऑप्शन हमारा सुमेलित नहीं होता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात भिंड में है 883। मध्य प्रदेश में 10 की वृद्धि दर 20.3 देखी गई। मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखा गया। तो सही ऑप्शन यहाँ पे जो नजर आता है वो ए ऑप्शन नजर आता है, 1021। अब क्या बोला कि काली मिट्टी के संदर्भ में यहाँ पे गलत कथन बोला गया कि काली मिट्टी के संदर्भ में गलत कथन का वो कीजिए। तो देखिए काली मिट्टी
को करेल या चारनोवा मृदा भी कहा जाता है। चारनोवा श्रृंखला की एक मृदा है। इसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में लगभग 43% भाग पे फैली हुई है। ये मोटे तौर पे 43% एकदम सही बात नज़र आ रही है। ये मृदा मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी और उत्तरी भागों में पाई जाती है। ये बात थोड़ी सी गलत होती है कि काली मृदा का जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में काली मट्टी जो है वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी एरिया में पाई जाती है। मालवा, नर्मदा घाटी और निमाल वाला जो एरिया है इसमें पाई जाती है। तो ये उत्तर पूर्वी यहाँ पे हिस्सा गलत दे दिया गया है। और चौथा पॉइंट, इसका पीएच पॉइंट 7.5 से 8.6 होता है। ये बात भी सही है। तो इसमें से हमसे जो प्रश्न, मूल प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया था कि गलत कथन का चयन कीजिए, तो हम गलत कथन को केवल 3 जो विकल्प है अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे केवल गलत कथन हमारे सामने आता है। अब क्या बोला, अगला प्रश्न यहाँ पे था कि मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग के संदर्भ में आपसे कथन पूछा गया कि मध्य प्रदेश में सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से देश में तीसरा स्थान रखता है। ये बात सही है। राज्य में प्रथम सीमेंट कारखाना 1922 में खुला तो था, लेकिन वो कैमूर में न खुल के बानमोर में ये कारखाना स्थापित किया गया था। ये कारखाना जो स्थापित हुआ था वो बानमोर में स्थापित हुआ था। तो पहला कारखाना कहाँ पे, बानमोर में स्थापित किया गया। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो होता है वो गलत होता है। और तीसरा, प्रदेश में प्रथम सीमेंट कंपनी एसोसिएट सीमेंट कंपनी थी, एसीसी अपन उसको जानते हैं, एसोसिएट सीमेंट कंपनी। तो ये बात तो आपका सही होता है। इसमें सही असत्य कथन हम इसके अंतर्गत जो असत्य कथन पूछा गया है तो इसमें दूसरा कथन असत्य था, पहला और तीसरा सही है। अच्छा, प्रश्न की भाषा के अनुसार अगर हम देखें तो ये असत्य कथन तो मिला नहीं, लेकिन सत्य कथन का ऑप्शन इन्होंने दे दिया है कि पहला और तीसरा कथन सत्य है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन में बोला गया पहला और तीसरा कथन यहाँ पे सही था। अगला आपसे पूछा गया कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्थापित टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी, मध्य प्रदेश में एक सोसाइटी है जो यहाँ पे डिटेल भी उस सोसाइटी के बारे में दे रहे हैं। वो डिटेल क्या दे रहा है कि ये कई सालों से जो विभिन्न प्रकार के टाइगर को बचाने की गतिविधि, वन्य जीवों के संरक्षण, आपस में कोऑर्डिनेशन के काम करने के लिए ये सोसाइटी बहुत पहले से काम कर रही है। और इस सोसाइटी का जो स्थापना दिवस था वो आपको कल ही इसका स्थापना दिवस मनाया गया। इसका 15 जनवरी को स्थापना दिवस होता है और 15 जनवरी 1997 को ये आपको स्थापित की गई थी। 15 जनवरी 1997 को आपका ये सोसाइटी स्थापित की गई थी। तो सही ऑप्शन जो हमारा होता है वो ए ऑप्शन आपका सही होता है। टाइगर सोसाइटी 1907 में स्थापित की गई। अगला, मध्य प्रदेश सरकार में अनुभूति कार्यक्रम पे अभी काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए बच्चों की भूमिका बढ़ाने पे जोर दिया जा रहा है ताकि बच्चे भविष्य में क्या कर सके, पर्यावरण संरक्षण कर सके। तो उनको वन्य जीव संरक्षण के प्रति, वन्य जीव और उनके संरक्षण तथा साथ ही साथ इको पर्यटन जो होता है, इको पर्यटन के लिए वहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। इको पर्यटन के लिए विभिन्न सारे राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, उन उद्यानों और उन अभ्यारण्यों पे इन बच्चों को क्या करवाया जा रहा है, बच्चों को विजिट करवाया जा रहा है। लगभग 3,20,000 विद्यार्थियों को घुमाने की एक परियोजना वन विभाग के द्वारा बनाई गई है। तो ये अनुभूति कार्यक्रम के अंतर्गत जंगलों से उनको कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। वन विभाग है जिसमें मुख्य रूप से इको पर्यटन पर जोर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन एकदम सही होता है कि अनुभूति कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो वन विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। अगला, मध्य प्रदेश में रेप्टेरा प्रजाति की विलुप्त तितली, एक तितली मध्य प्रदेश में पाई गई है जो लगभग 1981 में जिसको विलुप्त मान लिया गया था वो दोबारा से खोजी गई। और ये 1941 में पहली बार दिखी, ये लास्ट टाइम दिखी थी। उसके बाद से अब मिलती है और ये हमें कहाँ पे मिलती है, जबलपुर वाले क्षेत्र में। जबलपुर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे हमको लेप्टोला प्रजाति की विलुप्त है ना, विलुप्त जो आपकी तितली है उसका उल्लेख हमको मिलता है। अगला, मध्य प्रदेश में काफ़ी पहले से एकलव्य शिक्षा योजना चलती आ रही है। एकलव्य शिक्षा योजना मुख्य रूप से जो होते हैं मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता के संग्राहक, जो तेंदुपत्ता का उपयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है, उन तेंदुपत्ता संग्राहक, ज़्यादातर संग्राहक जो होते हैं वो आदिवासी क्षेत्रों में निवास करते हैं, है ना, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। उनके बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा संस्थानों में शिक्षा प्रदान करने के लिए ये योजना आपकी चलाई जा रही है। तो तेंदुपत्ता संग्राहक के बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा संस्थानों में भेजने के लिए। फिर आपसे पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन 22 से लेकर 26 दिसंबर के मध्य 22 से लेकर 26 दिसंबर के मध्य जो किया गया था वो भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया था। इसमें वन मेले में कई सारे वन से प्रोडक्ट, हर्बल उत्पाद और बनी उत्पाद, लघु उत्पादों का प्रदर्शन इसमें किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मेला होता है जिसमें सभी देशों के आते हैं। इस बार विदेशों की पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम रहा कोविड के कारण, लेकिन एक अच्छा आयोजन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। भोपाल में इसका आयोजन किया गया था। अगला अभ्यारण्य नेरोदोही वन अभ्यारण्य। नेरोदोही वन अभ्यारण्य के संदर्भ में बोला, सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई नेरोदोही वन अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के वन अभ्यारण्यों में से एक बड़ा वन अभ्यारण्य है, सबसे बड़ा वन अभ्यारण्य है और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 1197 वर्ग किलोमीटर के आसपास माना जाता है। 1197 वर्ग किलोमीटर के आसपास नेरोदोही वन अभ्यारण्य है जो सागर, दमोह और नरसिंहपुर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये जो है इसके बारे में ये बोला जाता है नेरोदोही अभ्यारण्य के संदर्भ में कि ये जो है वो जबलपुर सागर स्टेट हाईवे से लगा हुआ है, दमोह के दुर्गावती अभ्यारण्य से लगता है। साथ ही साथ इसमें ये देखते हैं हम कि ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से अप्रत्यक्ष तौर से वन गलियारे से जुड़ा हुआ है, ना कि प्रत्यक्ष तौर से। तो ये तीसरा कथन आपका गलत हो जाता है कि अप्रत्यक्ष तरीके से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ ये पन्ना टाइगर रिजर्व जो है उससे प्रत्यक्ष तरीके से जुड़ा हुआ है। तो हमारे पहला, दूसरा और चौथा कथन सही होता है। हमारा सही विकल्प जो बनता है वो तीसरा, क्योंकि तीसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। यह सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से अप्रत्यक्ष तरीके से जुड़ता है। कॉमन सेंस आधारित प्रश्न था। अगला आपको प्रश्न था कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स में मध्य प्रदेश कृषि और संबंधित क्षेत्रों में कौन सा स्थान प्राप्त करता है। तो देखिए, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स जो होता है वो प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। इसको जारी करने वाला डिपार्टमेंट होता है भारत सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म और है ना, और पब्लिक ग्रीवेंस, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस। ये भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है ना। पब्लिक ग्रीवेंस इस मंत्रालय के द्वारा एक प्रकार से गुड गवर्नेंस इंडेक्स डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में यहाँ पे टोटल 10 अलग अलग क्षेत्र हैं। जिनमें बताई जाती है रैंकिंग, बताई जाती है कि भैया कौन सा राज्य किस पोजीशन पे आता है। इसी कैटेगरी में क्या किया गया, इसी कैटेगरी में 10 कैटेगरी है। 10 कैटेगरी मैं केवल बोल दे रहा हूँ, जिनमें आपका कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र, वाणिज्य और उद्योग, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, आर्थिक शासन, सामाजिक कल्याण और विकास तथा न्यायिक व सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण और नागरिक केंद्रित शासन। ये 10 इसके पैमाने हैं। इन 10 पैमानों के आधार पे किसी भी राज्य को गुड गवर्नेंस के पैमाने देते हैं। तो इन्हीं पैमानों के आधार पे अगर अपन देखें तो मध्य प्रदेश को कृषि और एलाइड सर्विस जो था, कृषि और उसके सहायक क्षेत्र, जिनमें ग्रुप बी के 8 राज्य थे, उन 8 राज्यों में मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिलता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा आता है, पहला स्थान मध्य प्रदेश को मिला। मध्य प्रदेश सरकार इस बात को काफ़ी प्रचारित कर रही है कि गुड गवर्नेंस में। अब हमारा क्या हुआ कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, प्रश्न में पूछा गया गलत है तो हमको गलत बताना था। तो मध्य प्रदेश में प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक जैविक खेती होती है। पहला ही कथन यहाँ पे गलत होगा कि सर्वाधिक परसेंटेज के आधार पर देखिए तो परसेंटेज के आधार पर सर्वाधिक जैविक खेती तो सिक्किम राज्य के अंतर्गत होती है। सबसे अधिक कहाँ पर होती है, सिक्किम में होती है। मध्य प्रदेश में जो है वो एरिया वाइज सर्वाधिक जैविक खेती होती है। मध्य प्रदेश सरकार इस डाटा को कई जगह पर कोट करती आ रही है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जैविक खेती हो रही है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में हम देखें तो सोयाबीन, चना, उड़द, तुअल के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है। साथ ही साथ राम तिल और मूंग उत्पादन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। तो बी, सी और डी कथन आपके यहाँ पे सही होते हैं। बी, सी और डी आपके जो कथन होते हैं वो सही होते हैं। यहाँ पे एक कथन जो है आपका गलत कथन हुआ है ना। अब उसके बाद आपको अगला हमारा प्रश्न आता है कोदो कुटकी, है ना। कोदो कुटकी एक विशिष्ट फसल है, मध्य प्रदेश में काफ़ी सारा होता है और ये अपने पौष्टिक गुणों के लिए और औषधि गुणों से भरपूर होती है। आजकल इसके उपयोग को मध्य प्रदेश सरकार कई प्रकार से, जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय वन मेला था उसमें भी इसको लगाया गया। लोकल उत्पाद है, स्थानीय स्तर पर इस फसल का उत्पादन होता है ना। तो उस फसल के संदर्भ में कोदो कुटकी से बोला कि जो कोदो कुटकी है मध्य प्रदेश में पौष्टिक गुणों और औषधि तत्वों से भरा हुआ क्या है, उत्पाद है। इसका उत्पादन
किन क्षेत्रों में होता है, तो कोदो कुटकी का जो उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में, एक जिला एक उत्पाद प्रोग्राम मध्य प्रदेश चला रही है। एक जिला एक उत्पाद प्रोग्राम चला रही है, जिसके अंतर्गत ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिंडोरी मंडला वाले क्षेत्रों में इस फसल का उत्पादन होता है कोदो कुटकी का। कोदो कुटकी अपनी औषधि गुणों के कारण काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। हमारा सही विकल्प हुआ अनूपपुर डिंडोरी मंडला। मध्य प्रदेश सरकार इस फसल के उत्पादन या इस उत्पाद के प्रमोशन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रही है। सही विकल्प जो हुआ वो सी विकल्प होगा। अगला हमारा था कि बीज ग्राम योजना। बीज ग्राम योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, केंद्र सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार भी मिलकर चला रही है, जिसके अंतर्गत किसानों को 1 एकड़ पे 50 से 60% की सब्सिडी पर बीज उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें दलहन तिलहन और नवीन किस्मों के प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही साथ उन बीजों को बोने, निदाई, कटाई पूरा प्रबंधन सरकार उसमें करवाती है, ताकि किसान सेल्फ सफिशिएंट हो सके। तो इन्हीं उद्देश्यों के साथ बीज ग्राम योजना चलाई जा रही। सभी उद्देश्य या सभी कथन यहाँ पे सही नजर आते हैं। उसके बाद 23 आपको प्रश्न बोला कि मध्य प्रदेश में सिंचाई की वर्तमान क्षमता 82 लाख हेक्टेयर है। अभी करंट में मध्य प्रदेश में 82 लाख हेक्टेयर है। मुख्यमंत्री अपने कई सारे भाषणों में इसका उल्लेख करते हैं, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार ने प्रण लिया है कि हम 2025 तक इसमें 65 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का विस्तार करेंगे। तो ये दोनों ही कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। ये दोनों ही कथन यहाँ पे क्या दिए गए हैं, सही दिए गए हैं। अगला यहाँ पे बोला कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। मुख्यमंत्री ये योजना जो थी वो किसान इसके तहत किसानों को प्रति वर्ष 2-2 हज़ार रुपये की राशि ट्रांसफर की जाती है। 2-2 हज़ार, 2 बार में 2-2 हज़ार रुपये की राशि, कुल 4 हज़ार रुपये की राशि ट्रांसफर की जाती है। अब बोला कि ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 10 हज़ार के अतिरिक्त है। ये कथन थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की गई उसमें 6 हज़ार रुपये की राशि का प्रावधान किया गया। 6 हज़ार राशि की प्रावधान प्लस साथ में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो आपकी थी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में एक बार 2 हज़ार, फिर अगले बार 2 हज़ार, तो ऐसे कुल 10 हज़ार की राशि होती है, ना कि 10 हज़ार के अतिरिक्त। तो ये दूसरा कथन आपका गलत हो जाता है। केवल पहला कथन यहाँ पे सही होता है, केवल पहला कथन सही होता है। अब मध्य प्रदेश में पहले से जीआई टैग कई सारे वस्तुओं को दिए गए थे। अब पहले बार कृषि से संबंधित क्षेत्र में मध्य प्रदेश को जीआई टैग मिला, जो चिन्नौर चावल थे। चिन्नौर चावल को जो है ये बालाघाट का एक उत्पाद है। बालाघाट की फसल बालाघाट के क्षेत्र में होता है। जीआई टैग मिलने से अब इस फसल का संरक्षण हो पाएगा, साथ ही साथ राष्ट्रव्यापी और क्षेत्रीय इसको क्या मिलेगी, पहचान मिलेगी। तो यहाँ पे सही विकल्प जो आता है वो ए विकल्प यहाँ पे हमारा सही तरीके से आता है, उसको हमने देखा। फिर हमारा क्या था कि गुड समरिटन स्कीम। ये गुड समरिटन स्कीम 15 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ की गई। 15 अक्टूबर 2021 को आपकी ये स्कीम चालू की गई। 15 अक्टूबर 2021 को गुड समरिटन स्कीम, यानी एक प्रकार से क्या जीवन की रक्षा के लिए, नेक कार्य करने के लिए ये स्कीम चालू की गई। इसके अंतर्गत जो सड़क दुर्घटना होती थी, उन सड़क दुर्घटना जो नेक काम करते हैं, दुर्घटना या घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुँचाने की बात करते हैं, उनके लिए ये योजना चालू की गई कि उन घायल व्यक्तियों को, अगर कहीं पे भी घायल व्यक्ति आपको दिखते हैं, तो उनके लिए ये योजना चालू की गई है, गुड समरिटन स्कीम। सड़क दुर्घटना में जो घायल व्यक्ति उनको अस्पताल तक पहुंचाने के लिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पे एकदम आपका सही होगा, ये हमने देखा। उसके बाद आपका दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस भी अभी जिसको अपन बोलते हैं, कुल जो है 1350 किलोमीटर का ये आपका प्रोजेक्ट चल रहा है। कुल जो है वो 1350 किलोमीटर का इसका प्रोजेक्ट है। 1350 किलोमीटर का इसमें रोड बनाए जा रहे हैं, और रोड सामान्यतः 8 लेन होंगे। ये 8 लेन रोड इसके अंतर्गत बनाए जा रहे हैं। तो क्या बोला कि ये मध्य प्रदेश से भी गुजर रही है। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में बोला कि मध्य प्रदेश में ये 845 किलोमीटर, ये थोड़ा सा डाटा आप अगर इसमें अपना बुनियादी कॉमन सेंस लगाते तो आप इसको एलिमिनेट कर पाते कि यार 845 तो अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा हो रहा है। 845 किलोमीटर नहीं गुजरेगा, ये मध्य प्रदेश से केवल 245 किलोमीटर गुजर रहा है, केवल 245 किलोमीटर गुजर रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश में राजस्थान के रामगंज मंडी से प्रवेश करता है। मध्य प्रदेश में रतलाम
वाले क्षेत्र के पास, मंदसौर वाले क्षेत्र के पास, ये रामगंज मंडी से प्रवेश करता है, रतलाम में होता हुआ, झाबुआ होते हुआ ये अनास नदी से गुजरात में प्रवेश कर जाता है। तो इसमें जो गलत कथन हुआ वो केवल एक कथन गलत हो गया, केवल एक कथन गलत हो गया, क्योंकि वहाँ पे 545 दिया था, जबकि यहाँ पे सही विकल्प जो होगा, यहाँ पे सही विकल्प जो होगा वो कौन सा होगा, ए विकल्प होगा, क्योंकि ये कथन यहाँ पे गलत है। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न था कि देश की पहली ऐसी परियोजना जिसमें प्रेशर पाइप प्रणाली से खेतों में सिंचाई करना प्रारंभ किया है ना, खेतों में सिंचाई के लिए जो है प्रेशर प्रणाली का उपयोग किया गया है। तो ये परियोजना है आपकी नेवज नदी पे बनाई जा रही, नेवज नदी पे बनाई जा रही राजगढ़ मोहनपुरा सिंचाई परियोजना, ये राजगढ़ जिले में स्थित है, राजगढ़ जिले में स्थित है। 2014 से यहाँ पे कार्य प्रारंभ किया गया था, 2018 में लगभग कार्य पूरा हुआ। ये राजगढ़ जिले में मोहनपुरा सिंचाई परियोजना अपने काम कर रही है, जिसमें प्रेशर पाइप प्रणाली से चलाया जा रहा देश की एक महत्वपूर्ण परियोजना में इसको शामिल किया जाता है। अगला गांधी सागर बांध, चंबल परियोजना के अंतर्गत टोटल 3 बांध बनाए गए, गांधी सागर, राणा सागर है ना, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और उसके अलावा जवाहर सागर है ना, जवाहर सागर, 3 बांध बनाए गए थे। इस बांधों में से यहाँ पे जो पूछा गया वो किसके संदर्भ में पूछा गया, गांधी सागर के बारे में। तो नीमच और मंदसौर की उत्तरी सीमा पे भानपुर तहसील में है, ये बात एकदम सही है। 7 मार्च 1950 को इसका बांध का निर्माण प्रारंभ हुआ है ना, ये बात थोड़ी सी गलत है कि इसका निर्माण जो हुआ वो पहली पंचवर्षीय योजना में 1954 में चालू हुआ, 1954 में चालू हुआ, तो ये बात गलत होगा। 60 में इसका निर्माण पूरा होता है। चंबल नदी घाटी परियोजना का पहला और महत्वपूर्ण बांध है, तो ये बात भी हम यहाँ पे सही तरीके से जानते हैं। तो हमारा सही विकल्प जो हुआ वो कौन सा होता है, इसमें हमारा सही विकल्प जो हुआ वो आपका बी विकल्प यहाँ पे सही होता है। अब बोला कि मध्य प्रदेश में खनिज पट्टों की नीलामी को स्वीकृति, तो मध्य प्रदेश खनिज नीति के अंतर्गत जो खनिज पट्टे दिए जाएंगे वो जिला कलेक्टर के द्वारा आवंटित किए जाते हैं। जिला कलेक्टर अलग अलग खानों का आवंटन करता है। ये मध्य प्रदेश खनिज नीति के अंतर्गत इन चीज़ का उल्लेख किया गया है। तो आपका सही विकल्प जो होता है वो बी विकल्प यहाँ पे सही होता है।